नमस्कारम, मैं विजय केतकी। तो चलिए आज की कहानी के लिए शुरुआत करते हैं। जब बहू ने भेजा माता पिता को वृद्धाश्रम तो बेटे ने सिखाया पत्नी को सबक। 2 बज रहे हैं और 4 बजे से अनीता की किटी पार्टी शुरू हो जाएगी। ड्राइंग रूम, डाइनिंग हॉल, यहाँ तक रसोई घर भी सुव्यवस्थित रहना चाहिए, वरना मजाक बनेगा। फिर तरह तरह के पकवान भी होने चाहिए। प्रशंसा उसी की होती थी। फिर पकवान घर के बने हो तो सोने पर सुहागा। और लगातार कमला घर की नौकरानी को भी जल्दी जल्दी काम निपटाने के लिए कह रही थी। बीच बीच में उसकी सासू माँ के खांसने की आवाज़ आ रही थी। पिछले 2 दिन से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। साथ में ससुर जी का भी काम करना पड़ रहा था। माँ जी ठीक होती तो ससुर जी का ख्याल वही रखती। सास ससुर की बार बार की आवाज़ से अनीता खींच रही थी। सबके आने से पहले अगर काम नहीं हुआ तो कितना मजाक बनेगा उसका। अभी तो उसे तैयार भी होना है। 1 महीने पहले ही उसके सास ससुर गांव से आए थे, अब यहाँ रहने वाले थे। अनीता को उनका आना अखर रहा था। कहाँ अपनी मर्जी से सब काम करती थी, कहीं भी कभी भी आती जाती थी। अब उस पर रोक लग जाएगी। हालांकि उसके सास ससुर सरल स्वभाव के थे और ज़्यादा टोका टोकी भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि अपना ज़्यादातर काम खुद ही करते थे। पर अनीता को अड़चन होती थी। गौरव यानी अनीता के पति ने साफ कह दिया था कि अब उनके माता पिता उनके साथ ही रहेंगे। आज बहुत दिनों बाद उसके घर किटी पार्टी के आयोजन की बारी आई थी, इसलिए अनीता कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। किटी पार्टी की सारी सदस्या सब बड़े बड़े घर की है, कमी निकालने के बहाने ढूंढती रहती है। बस एक रात की बात थी कि इस पार्टी में उसकी सबसे प्यारी सहेली प्रिया भी आने वाली थी। प्रिया ऐसी पार्टियों से दूर ही रहती है, पर अनीता के घर की पार्टी में ज़रूर सम्मिलित होती है। घड़ी में 2:30 बजे और इधर घर की घंटी बजी। अनीता चौंकी। इस समय कौन आया होगा? दरवाजे पर प्रिया को देखकर उसकी खुशी छलक गई। दोनों सहेली गले मिली। अनीता ने कहा, अच्छा हुआ प्रिया तू जल्दी आ गई, मेरे तो हाथ पांव फूल रहे हैं। अनीता क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? अनीता ने कहा, देखना 3 बजने वाले हैं और मैं अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। सासू माँ की तबीयत को भी अभी खराब होना था। प्रिया ने कहा, जा तू तैयार हो, मैं तैयारियाँ देखती हूँ। वैसे सब बढ़िया तो है, तू परेशान मत हो। अनीता तैयार होने चली गई और प्रिया बाकी काम निपटाने लगी। सही समय पर किटी पार्टी शुरू हुई। सबने अनीता के सुव्यवस्थित घर और उसकी साज सज्जा की पूरी पूरी प्रशंसा की। अनीता ने सबको तरह तरह के खेल खिलाए। अनीता के हाथ के बने पकवान भी सबने खूब स्वाद लेकर खाए। कुल मिलाकर पार्टी बहुत अच्छी रही। बस एक ही बात ने अनीता का मजा बिगाड़ा और वह था उसकी सास का बार बार खांसना और ससुर जी का उसको बार बार आवाज़ लगाना। किटी पार्टी की सबसे मुंहफट और स्टाइलिश सदस्य काव्या ने आखिर कह दिया, अरे अनीता, कौन है ये लोग? अनीता बोली, मेरे सास ससुर कुछ दिन पहले ही गांव से यहाँ आए हैं, अब यहीं रहेंगे। कहने का मतलब तुम्हारी आज़ादी खत्म, अब तुम भी पिंजरे में बंद हो जाओगी। अब तुम किटी पार्टी वगैरह में भी नहीं आ सकोगी और ना ही हमें बुला सकोगी। अनीता थोड़ा सुकचाते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मेरे सास ससुर अच्छे हैं, अपना काम खुद ही करते हैं। आज सासू माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए थोड़ी परेशानी हो रही है। काव्या ने कहा, यह तो शुरुआत है, देखते जाओ, धीरे धीरे सब काम तुम करोगी और तुम्हारे पतिदेव अपनी माँ की साड़ी के पल्लू से बन जाएंगे कुछ दिनों में ही। तुम घर की रानी से नौकरानी बनकर रह जाओगी और तुम्हारी सास घर पर राज करेगी। भाई, मैंने तो मेरे पति से कहकर अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवा दिया था। कौन करता उनकी तीमारदारी? कभी कुछ चाहिए तो कभी कुछ। अपनी तो कुछ लाइफ ही नहीं रहती और फिर वृद्धाश्रम में उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है, उनकी देखभाल करने के लिए लोग होते हैं। बस महीने में 1 बार जाकर मिलाओ और कुछ खर्चा पानी दे आओ। वह भी आज़ाद, हम भी आज़ाद। पार्टी में आई और महिलाओं पर और अनीता पर काव्या की बातों का असर हुआ। हालांकि प्रिया को यह बात अच्छी नहीं लगी।
उसने तर्क देने की कोशिश की, पर सबको एक सुर में बोलते देख कुछ ज़्यादा नहीं कर सकी। ऐसे ही बातें करते कराते खाते पीते पार्टी समाप्त हुई और सब अपने घर चली गई। पीछे रह गई तो काव्य की कही बातें। उसमें उलझी अनीता और प्रिया। प्रिया ने अनीता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर अनीता पर तो जैसे वृद्धाश्रम का फितूर सवार था। हार कर प्रिया भी अपने घर चली गई। अनीता ने शहर के वृद्धाश्रम के बारे में पता किया और उनमें से 2 वृद्धाश्रमों को उसने मिलने वाली सुविधाओं के आधार पर चुन लिया। ऐसा नहीं है कि अनीता औरतों को सम्मान नहीं करती, पर इस समय काव्य की बातें उस पर पूरी तरह हावी थी। अब वह सही मौका देख रही थी अपने पति गौरव से बात करने का। एक दिन उसे मौका मिल भी गया। छुट्टी का दिन था। दोनों बच्चे पड़ोस में खेलने गए थे और सास ससुर सैर करने गए थे। अनीता ने गौरव से अपने मन की बात कही। उसने वृद्धाश्रम में मिलने वाली सुविधाओं और बढ़ चढ़कर बताया। अनीता को उम्मीद थी कि उसकी बात सुनकर गौरव प्रभावित होंगे, लेकिन वह तो गुस्से से लाल हो गए। गौरव वैसे शांत स्वभाव की व्यक्ति है, जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजने की बात सुनकर वह आग बबूला हो गए। गौरव ने कहा, अनीता, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम मेरे माता पिता के लिए ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? नहीं अनीता, मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे। आगे से ऐसा सोचना भी मत। अनीता ने कहा, मेरी बात तो सुनो। वहाँ बहुत सारी सुविधाएं, फिर हम एक केयरटेकर सिर्फ उनके लिए नियुक्त कर देंगे ना, फिर हम उनसे मिलने तो जाया ही करेंगे। गौरव ने कहा, अनीता, मैंने कह दिया ना कि मेरे माता पिता कहीं नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। उस दिन के बाद से दोनों के बीच शीत युद्ध शुरू हो गया। 11-12 साल के विवाह में दोनों के बीच बहुत कम ही खटपट हुई है, और वह भी ज़्यादा देर तक नहीं रही। उन्होंने इस बात का हमेशा ध्यान रखा कि उनकी खटपट का असर बच्चों पर ना पड़े। अब की बार यह शीत युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस शीत युद्ध का असर अब बच्चों और उनके दादा दादी पर भी पड़ रहा था। जब घुटन ज्यादा बनने लगी तो एक दिन गौरव के माता पिता ने इस स्थिति की वजह जाननी चाहिए। हार कर गौरव को अपने माता पिता को सब कुछ बताना पड़ा। गौरव से अनीता की जिद जानकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ और दुख भी हुआ। दोनों अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते थे कि बेटे बहू को उनकी वजह से कोई परेशानी ना हो। फिर भी उनकी बहू उनके बारे में ऐसा सोचती है। दोनों ने भी भारी मन से गांव जाने का फैसला किया, पर गौरव ने साफ मना कर दिया। गौरव ने कहा कि इस घर से कोई जाएगा तो गौरव और अनीता जाएंगे। गौरव की बात सुनकर अनीता को गुस्सा भी आया और आश्चर्य भी हुआ। वह कुछ करना चाहती थी, पर गौरव के आगे उसकी एक न चली। गौरव ने अपने घर के पास ही एक घर किराए पर लिया और 10 दिन के अंदर अनीता को लेकर उसमें शिफ्ट हो गए। अब वह और बच्चे सुबह और शाम को माता पिता से मिलने जाते और छुट्टी वाला दिन तो उनका दिन वही निकलता। गौरव अनीता का अभी भी अबूला ही चल रहा था। घर की सुख शांति जैसे भंग हो गई थी। ऐसे ही 2 महीने निकल गए। एक दिन अनीता के पास उसकी मम्मी का फोन आया। बहुत रो रही थी। अनीता के बहुत पूछने और समझाने पर उनका रोना थोड़ा कम हुआ, और फिर जो उन्होंने बताया तो अनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अनीता की भाभी ने अनीता के माता पिता को वृद्धाश्रम भेज दिया था। अनीता को यकीन ना हुआ। उसके भाभी और भाई के विवाह को भी लगभग 10 साल हो गए थे, और आज तक उसने अपनी भाभी और अपने माता पिता के बीच किसी तरह की कोई खटपट की भी बात नहीं सुनी थी। उसकी भाभी अपने सास ससुर का बहुत सम्मान करती थी, और उसके माता पिता भी अपनी बहू की परिभाषा जानते थे। तो आज अचानक क्या हो गया? अनीता को कुछ समझ नहीं आया। उसकी ससुराल और मायका एक ही शहर में था, पर अपने घर में चल रहे शीत युद्ध के चलते वह इतने दिन से अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। माँ का फोन आते ही आनन फानन में अनीता वृद्धाश्रम में पहुंच गई, जहाँ उसके माता पिता थे।
उसको देखकर उसके माता पिता रोने लगे। अनीता उनको संभलने लगी। उसको अपनी भाभी पर बहुत गुस्सा आया। उसने वहीं से गुस्से में भाभी को फ़ोन किया और खूब खरी खोटी सुनाई, पर उसकी भाभी ने एक बात कहकर उसी को चुप करा दिया। उसने सीधा यही कहा कि जो सोचकर अनीता अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाने पर तुली हुई है, वही सोचकर उसकी भाभी ने अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भिजवाया है। इतना सुनते ही अनीता के मुंह से जैसे शब्द समाप्त हो गए। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसको आईना दिखा दिया। किसी तरह अपने माता पिता को संभलते हुए वो समझा बुझाकर अनीता अपने घर के लिए निकल गई। सारे रास्ते वह किसी सोच में डूबी रही और कब वह अपने सास ससुर के सामने खड़ी थी उसको पता भी नहीं चला। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसको समझ आ गया कि जैसे उसको अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में देखकर तकलीफ हुई, गौरव को भी कितनी तकलीफ हुई होगी। उसने अपने सास ससुर के पैर पकड़ लिए और रो रो कर उनसे माफ़ी मांगने लगी। अनीता के सास ससुर ने उसको फ़ौरन माफ़ कर दिया और गौरव को भी बुलाकर समझाया। अनीता की और अपने माता पिता की बात सुनकर गौरव बहुत खुश हुए और यही कहा कि जो हुआ उसे भूल जाओ और अब फिर से सब साथ में रहेंगे। अनीता ने बिना देर किए 2 दिन के अंदर ही अपना सारा सामान अपने घर वापस शिफ्ट कर दिया। अपना सब सामान व्यवस्थित करके अनीता अपने मायके के लिए निकली। सारे रास्ते सोचती गई कि भाभी को कैसे समझाए कि उनसे क्या कहेगी। अनीता रिक्शे वाले को पैसे देकर डोरबेल बजाने ही जा रही थी कि अंदर से ठाके आवाज़ सुनकर ठीक गई। अंदर से माँ पापा की आवाज़ सुनकर तो चौंकी गई। आश्चर्य से भरी हुई अनीता ने डोरबेल बजाई। भाभी ने दरवाज़ा खोला। अनीता घर के अंदर गई तो वहाँ माँ पापा भाई भाभी सब हंस बोल रहे थे और तो और आश्रम के मैनेजर भी बैठे हुए थे। सबसे ज़्यादा तो इस बात से विस्मित थी कि उसके पति गौरव भी वहाँ पर मौजूद थे। अनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ हो क्या रहा है। अनीता रचनात्मक दृष्टि से सबको देख रही थी। तब उसकी भाभी ने सब समझाते हुए उसको बिठाया, उसको पानी दिया। अनीता कुछ पूछती इससे पहले ही उसकी भाभी ने बताना शुरू किया। दीदी, सबसे पहले तो आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आपसे इतनी गलत तरीके से बात करी। माँ पापा जी से भी इस तरह से व्यवहार किया। इससे पहले भाभी आगे कुछ बोलती, उसकी माँ ने भाभी के सिर पर हाथ फेरा और बोलना शुरू किया, तुम क्यों माफ़ी मांगती हो? तुमने जो किया वह तो सराहनीय है। अनीता, तुम्हारी भाभी ने जो किया वह तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाने के लिए था। यह सब एक नाटक था। तो मैं यह महसूस कराने के लिए कि जब अपने माता पिता को घर से निकाल कर वृद्धाश्रम भेजा जाता है तो कैसा लगता है। यह सब तुम्हारी भाभी का आइडिया था जिसमें हम सब ने उसका साथ दिया। इस सब में राव साहब जो वृद्धाश्रम के मैनेजर होने के साथ तुम्हारे पापा के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। वृद्धाश्रम के मैनेजर राव अंकल जो अब तक चुप बैठे थे, उन्होंने बोलना शुरू किया, बेटा, मैं पिछले 20 साल से इस वृद्धाश्रम की देखभाल कर रहा हूँ। वहाँ आए हुए वृद्धों की कहानी सुनकर दिल दुखता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। तकलीफ होती है यह देखकर कि जिन बच्चों को माँ बाप अपनी सारी उम्र सारी खुशियाँ देकर पालते हैं, बड़ा करते हैं, उन बच्चों को समय नहीं लगता अपने माता पिता को आश्रम में भेजते हुए। यह वृद्धाश्रम बनाने के पीछे सोच और वजह थी उन निराश्रित लोगों को आश्रय देना जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन लोगों ने इसके गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने माता पिता को जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने का जरिया बना लिया। यह सुनकर अनीता को अपनी गलती का एहसास होने लगा और मनी मन पछताने लगी। भाभी उसके पास आकर बैठी और कहने लगी, दीदी, जीजा जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनकी अपने माता पिता की तरफ की जिम्मेदारी है। आपकी ज़िद से बहुत दुखी थे
और हमारे पास इसका हल निकालने के लिए आए थे। वह चाहते थे कि हम आपको समझाएं, पर उस समय आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे, इसलिए हमने यह नाटक किया, आपको अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए। गौरव, जो अब तक चुप बैठे थे, अनीता के पास आकर बैठे, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। अनीता गौरव के इस स्नेहिल स्पर्श से रो पड़ी और क्षमा मांगने लगी। गौरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और कहने लगे, मत रो, जो हुआ उसे भूलते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलो घर चलो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे। अनीता सबसे विदा लेकर गौरव के साथ घर के लिए चल पड़ी। रास्ते में उसकी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया का फोन आ गया। उसने जो बताया उसे सुनकर अनीता चौंक गई। प्रिया ने बताया कि काव्या, जिसके कहने पर अनीता अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम भेजने पर आंधा हो गई थी, उनका अपने पति के संबंध विच्छेद हो गए हैं, क्योंकि उसने अपने सास ससुर के साथ ना सिर्फ गलत किया बल्कि उनको आश्रम भी भेज दिया था। अनीता सारे रास्ते अपने आप को खुशकिस्मत समझ रही थी कि उसको इतने समझदार पति मिले, जिन्होंने उसको उसकी गलती का एहसास तो दिलाया और साथ साथ उसकी बेवकूफ़ी को भी माफ़ कर दिया। अनीता अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोस्तों, बहू अपने सास ससुर को तो आसानी से वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने माता पिता की बारी आती है तो उनकी आंखों में से आंसू की धारा नहीं रुकती। लेकिन वही बहू अपने सास ससुर के बारे में कभी नहीं सोचती कि वह भी उसके पति के माता पिता हैं। गौरव और अनीता के घर वालों ने मिलकर अनीता को अच्छा सबक सिखाया। हर लड़की के मायके वाले अगर अनीता के मायके वाले जैसे हो जाए, अनीता के माँ बाप जैसा हो जाए, तो कभी भी किसी सास ससुर को वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा।